नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि जिस हिसाब से देश में कोरोना संक्रमण का तांडव है वो थमता नजर नहीं आ रहा। हर तरफ दहशत का माहौल है और देश में दूसरी बार एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए कोरोना के केस सामने आए और 3,980 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,29,113 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को देश में 4,01,993 नए केस सामने आए थे, जिसके बाद सरकारों ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही। तो वही कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन को ही अब एकमात्र और जरूरी हथियार माना जा रहा है और इसकी जरूरत को देखते हुए भारत में भी अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि इसके अलावा संपूर्ण लॉकडाउन भी सरकारों के पास एक और विकल्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरीके से संक्रमण फैला हुआ है उसे देखते हुए अभी तो हम सिर्फ दूसरी लहर से जूझ रहे हैं और उससे अभी तक पार नहीं पा पाए हैं, लेकिन अगर जिस हिसाब से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना भी तय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं पता कि यह तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन अगर हमने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी नहीं रखा तो हमें इस तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस की पहली लहर से हम जूझ रहे थे तब संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में, कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का यह संक्रमण पहुंचा नहीं था। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा कि पिछली बार जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि राजनीतिक दलों ने इसका विरोध करा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचे तो पूर्णतः लॉकडाउन की वजह से ही पहली लहर इतनी घातक सिद्ध नहीं हुई। लेकिन उस समय भी हमें पता था, तमाम राज्य सरकारों को पता था, तमाम राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को पता था, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालयों को पता था कि दूसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसे छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी केंद्र की तरफ से, तमाम राज्य सरकारों की तरफ से लापरवाही बरती गई और उसके बाद इस लापरवाही का नतीजा हम आज देख रहे हैं। और आज भी हो क्या रहा है, तमाम राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगा रही है कि वो क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर देते। केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने राज्यों को आदेश दे रखे हैं कि आप अपने राज्य की स्थिति के हिसाब से आप चाहें तो आप संपूर्ण लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन आज उलझे हुए हैं, आज हम सभी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में, और इसमें भी राजनीति घुस गई है। बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है कि इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास 2 मजबूत विकल्प हैं। एक तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन और दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन। देश भर के तमाम चिकित्सक, राज्यों के बड़े बड़े चिकित्सक ये कह चुके हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। उसके बाद भी राज्य सरकार भी कतरा रही है संपूर्ण लॉकडाउन के लिए, केंद्र सरकार भी कतरा रही है संपूर्ण लॉकडाउन के लिए। और वैक्सीनेशन की क्या कुछ हालात है। हालांकि हम अभी अपने देश के अगर वर्तमान आंकड़ों की अगर बात करें तो 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में कहीं कहीं पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कहीं पर और किसी चिकित्सीय सुविधा की कमी देखी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन जो कि एकमात्र विकल्प है उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है या फिर ध्यान देना नहीं चाहता। तो इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपके पास में पहले आना चाहूंगा। इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बहुत ही मजबूत 2 विकल्प हमारे पास में है। एक तो वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके से हो। सही तरीके से मतलब यह है कि जो तारीख निश्चित की गई थी 1 तारीख की, अब महा वैक्सीनेशन अभियान की और हम बढ़ चले थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं कहीं राज्यों से शिकायतें आने लगी कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। तो जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं थी तो हमें यह महा वैक्सीनेशन अभियान को
शुरू नहीं करना चाहिए था। हालांकि वैक्सीनेशन हमें शुरुआत कर देनी चाहिए थी 18 साल या उससे ज़्यादा के लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद शुरुआत हमने कर दी। लेकिन हमारे पास कहीं कहीं राज्यों से ये शिकायतें हैं, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, कहीं कहीं पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, कहीं कहीं पर वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है। तो ज़रूरी हमारे लिए इस समय ये देखा जा रहा है विवेक जी कि पहले तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हो, पर्याप्त मात्रा में सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो, और दूसरा और मजबूत विकल्प संपूर्ण लॉकडाउन। क्योंकि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हम बात करें और भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी कहा था कि पिछली जो लहर आई थी, जो पहली लहर आई थी कोविड की, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से ये इतना बड़ा रूप नहीं ले पाया। तो क्या वजह है विवेक जी कि अब की बार इस पर संपूर्ण लॉकडाउन के इस विचार पर विचार ही नहीं किया जा रहा? विवेक जी देखिए, ऐसा लगता है सरकार की कोई मजबूरियां हैं, कुछ गलती सरकार ने पहले कर दी। और उमंग, जो दो विकल्प आप सजेस्ट कर रहे हैं, पहला वैक्सीनेशन का और दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन का, किसी एक को अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। ये दोनों के दोनों अल्टरनेटिव, दोनों के दोनों ऑप्शन सरकार को एक साथ एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, तभी जाकर कुछ नियंत्रण लग सकता है। वैक्सीनेशन का जहां तक प्रश्न है, सरकार ने पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया इन सब चीजों को, इन सारी परिस्थितियों को, कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, शायद इसको जज नहीं किया गया और अभियान की घोषणा कर दी। दूसरे दलों के जो राज्य हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनकी तो ये शिकायत है ही कि उनके पास वैक्सीनेशन कराने के लिए पर्याप्त टीके नहीं है। जो बीजेपी शासित राज्य है वहां भी ये प्रॉब्लम है, वो कहे ना, ये अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम सब जगह है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन कहीं नहीं हो पा रहा है। तमाम जिलों में हाथ खड़े कर दिए गए हैं या वैक्सीनेशन वहां पर बंद कर दिया गया है। अब सरकार ने कहा है कि वो 17 नगर निगमों में एक साथ इसको शुरू करेगी अगले हफ्ते से। अभी तक 7 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया था, 17 नगर निगम किएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक से होगा, यानी तब तक वैक्सीन के कुछ डोजेज आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लेवल पर एक ग्लोबल टेंडरिंग कल जारी करी है, जिससे विश्व भर के लोगों को, जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां, उनको आमंत्रित किया गया है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये समस्या खाली गैर बीजेपी शासित राज्य की नहीं है, बीजेपी शासित राज्य की भी है। और सरकार के पास वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो कम है जितने लोगों को लगनी है, क्योंकि 18 से 44 साल के बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है हमारे पास जिसको वैक्सीनेशन की जरूरत है। और इस बार जो जब ये शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर या आरोग्य सेतु ऐप पर, तो वो क्रैश कर गया। इतने बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार ने इस चीज को एंटिसिपेट नहीं किया, इसको समझ नहीं पाई कि कैसे कब शुरू करना है। इससे पहले सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। लॉकडाउन लगाने के साथ ये चेन ब्रेक होती और शायद इतना ज्यादा पैनिक नहीं होता। लेकिन अब सरकार वो गलती कर चुकी है, अब उसको ठीक कैसे करेगी ये उसको सोचना होगा। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की आप बात कर रहे हैं कि अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है। दिल्ली में तो चौथी या 5वां स्टेज चल रहा है, 5वीं वेव चल रही है, लेकिन बाकी भारतवर्ष की अगर बात करें तो ये दूसरी लहर है। इसके बाद तीसरी लहर भी संभवतः जून में, जिसको एक्सपेक्ट किया गया है कि शायद जून में तीसरी लहर भी होगी। हालांकि जो इंटरनेशनल स्टडीज है उमंग जी, जो मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि जो तीसरी लहर है वो सबसे कम खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक दूसरी लहर होती है जो पहली से ज्यादा होती है। अब तक जितने भी इस तरह की महामारियां संसार में हुई है उसमें तीसरी लहर भी जरूर आई है, लेकिन वो तीसरी लहर दूसरी लहर से कम डेंजरस होती है, कम डिजास्टर्स होती है। तो बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले अगर हमने वैक्सीनेशन 60-70% या 50% लोगों को नहीं करा पाए तब तक बहुत मुसीबत होगी। और सरकार के पास अभी उतनी वैक्सीन है नहीं, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। अभी आपको उत्तर प्रदेश का हम फिगर बता दें कि तकरीबन 9 से 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगनी है, और 1 तारीख से अब तक बमुश्किल 50 से 55 हजार लोगों को यह वैक्सीन लग पाई है। तो इस परिस्थिति को भांपने में, इसका आकलन करने में हमें लगता है सरकार से चूक हुई है। और वैक्सीनेशन से पहले अगर लॉकडाउन लगा देते तो शायद इतनी भयावह स्थिति ना होती देश में। लेकिन लॉकडाउन ना लगाने के पीछे क्या मजबूरियां रही सरकार की, वो लगभग सबको पता ही है। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब आज से भी अगर इस पर विचार किया जाए तो शायद कुछ लोगों को, कुछ जिंदगियों को हम बता सकते हैं और इस चेन को तोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उमंग जी, तो जैसा आप जानते हैं कि पहले 2 दिन का लगा, फिर 2 दिन और बढ़ाया गया, 2 दिन और बढ़ाया गया। तो बीते 1 हफ्ते से एक तरह के लॉकडाउन की ही, जिसको सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू कह रही है, लेकिन ये लॉकडाउन जैसी ही परिस्थिति है जो की जा रही है। तो इसमें सरकार को क्या छिपाने की जरूरत है, उसको संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए 2 हफ्ते का। सभी तरफ से डिमांड आ रही है। अब तो अपोजिशन पार्टीज भी यही कह रही हैं कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो जब तक वैक्सीनेशन की हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है या वो प्रोसेस
सुचारू रूप से नहीं चलता है, जब तक जो वहां पर रजिस्ट्रेशन कराकर पहुंचे उसको वैक्सीन ना लग जाए, ये परिस्थिति पैदा नहीं होती है, तब तक सरकार को लॉकडाउन लगाकर इन चीजों को नियंत्रित करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब संपूर्ण लॉकडाउन ही हम कह सकते हैं कि एकमात्र विकल्प यहाँ पर रह गया है। और जैसा कि आपने कहा कि जब तक वैक्सीनेशन समुचित मात्रा में नहीं हो जाता है तब तक इस संपूर्ण लॉकडाउन को भले ही शुरुआती तौर पर 2 हफ्ते के लिए लगाया जाए, लेकिन लगा देना चाहिए। तो वही आपको बता दें, हमारे साथ में डॉक्टर सूरज प्रकाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद रुक करेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर हमारे संवाददाता नीरज जी की ओर। सूरज जी, जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एक तो वैक्सीनेशन और दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन, 2 एक मजबूत विकल्प हमारे पास में, क्या लगता है सूरज जी, किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सबसे बेहतर है कि वैक्सीन करें, कि बचाव सबसे बेहतर है इलाज से। तो उस चीज को लेते हुए कि वैक्सीन एकमात्र उपाय है हमारे पास जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम इस बीमारी से लड़ना है। और वैक्सीन में बात कर रहे हैं कि लिमिट कम है, हमारे पास कोटा कम है, चीजें कम मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कोविन ऐप पे देखते हैं तो 45 एज से ऊपर वाले लोग हैं, वहाँ बहुत सारी खाली स्लॉट है कि वो लोग नहीं आ रहे अभी तक। तो वहां भी वैक्सीन हेजिटेंसी है, क्या कारण है, क्या सिस्टम में कोई दिक्कतें हैं कि लोगों को हम नहीं बुला पा रहे, वो चीज है। उससे नीचे जो लोग हैं उनमें एक्साइटमेंट काफी वैक्सीन को लेके, और सारे जो स्लॉट्स हैं बुक हो रहे हैं, तो अच्छी चीज है। और वो चीज हमें यूज करनी चाहिए कि जैसा हम जानते हैं कि सेकंड लेयर है उसमें जो यंग लोग हैं, जो अर्निंग पॉपुलेशन है, वो ज्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये जो ग्रुप है जितना जल्दी इम्यून होगा वो हमारी कंट्री के लिए और पेंडेमिक से लड़ने के लिए बेहतर है। और रही बात पूर्ण वो करने के लिए, लॉकडाउन करने के लिए, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, सिंपल डिसीजन नहीं ले सकते कि केसेस बढ़ रहे हैं उस बात को लेके कि उसके रेपरकशन बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत होती है। जैसे चाहे हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई, हमारा बिजनेस हो गया, उन चीजों अफेक्ट होने से उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं जो हमें लॉकडाउन में सामने दिख रहा है, वो इफेक्ट शायद हमें ना दिखे हैं। तो उनको देखते हुए भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा सही, जो कि प्रेजेंट हालत में ठीक हो, एट द सेम टाइम हमारी फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर सेल्फ है, उनके लिए भी वो डिसीजन बेहतर हो। जी बिल्कुल सूरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बने रहिए सूरज जी हमारे पास। रुक कर लेते हैं नीरज शर्मा जी का। और नीरज जी, जिस प्रकार से अभी विवेक तिवारी जी ने भी कहा और अभी डॉक्टर सूरज प्रकाश भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हो, इसे तमाम सरकारें सुनिश्चित करें, क्योंकि इस समय इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के लिए एक मजबूत विकल्प वैक्सीनेशन ही है। और दूसरा जो है वो है संपूर्ण लॉकडाउन। और न सिर्फ केंद्र सरकार से भी इस बारे में तमाम राज्य सरकारों ने आग्रह किया है, उत्तर प्रदेश से भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं, राजस्थान से भी किए गए हैं और भी तमाम राज्यों से किए गए हैं। लेकिन हम अभी तक उलझे हुए हैं नीरज जी, हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में, हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति में उलझे हुए हैं। राज्य कह रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन लागू करे, केंद्र कहती है कि हमने राज्य सरकारों को पूरे अधिकार दे रखे हैं, वो अपने अपने राज्यों की स्थिति से अपने राज्य में, अपने प्रदेश में लॉकडाउन लगा सकती है। लेकिन अभी भी हम सिर्फ उलझे हुए हैं राजनीति में, और इस राजनीति में उलझने के कारण आज देखिए देश की हालत क्या हो रही है। नीरज जी। उमंग, देखिए 1,35,58,972 लोगों का वैक्सीनेशन कल की तारीख तक राजस्थान में हो चुका है, और प्रतिदिन करीब 1.25 लाख के आसपास अब जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पहले 5.5 लाख से ऊपर तक वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर राजस्थान के अंदर किए गए थे, और राजस्थान ने देश भर में रिकॉर्ड कायम किया था। महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य था राजस्थान, जहां एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन किया गया था। लेकिन जो खेप है वो अब वैक्सीनेशन की कम हो गई है, केंद्र से आने की जो कंपनियां हैं वो कम दे पा रही हैं। हो सकता है भारत सरकार को और भी जगह लोड पड़ रहा हो, देना पड़ रहा हो, लेकिन राजस्थान के अंदर अब वैक्सीनेशन चूंकि कम आ रहा है, और सरकार ये चाह रही थी 7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन प्रतिदिन किया जाए। इसके लिए सरकार ने अपनी क्षमता संवर्धन भी कर लिया था, और लगातार केंद्र सरकार को ये कहा गया कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा भेजी जाए, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरा, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो राज्य के अंदर पर्याप्त नहीं हो पा रही है। आज स्थिति यह है कि विभिन्न अस्पतालों के अंदर मरीजों के लिए बेड जो है वो भले ही अवेलेबल हो जाए, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितना मेट्रिक टन उत्पादन ऑक्सीजन का होना चाहिए था और मिलना चाहिए था, दूसरा परिवहन के लिए टैंकरों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज भी एक कार्यक्रम है 3 बजे जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। समाज सेवियों, भामाशाहों के जरिए सहयोग मांगा जा रहा है। राज्य सरकार खुद प्रत्येक जिले के अंदर जो है इस प्रकार के प्लांट स्थापित करने पर एक पूरी कार्य योजना जो है सरकार ने तैयार कर ली है। अगले 2 महीनों के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर इस प्रकार के प्लांट जो है वो स्थापित कर लिए जाएंगे। यूडीएच विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव बना करके तैयार कर लिया।
लेकिन कुल बात जो है वो ये है कि लोगों को ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। घरों से लोग ज़्यादा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अति आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं, वो भी प्रोटेक्शन के साथ में। अब तो सिंगल मास्क नहीं, डबल मास्क की थ्योरी आ गई है कि 2 मास्क लगा करके जाइए, तभी आपका पूरा प्रोटेक्शन जो है वो हो सकता है, ऐसा मान करके चला जा रहा है। हालांकि मास्क भी कोई गारंटी नहीं देता कि वैक्सीनेशन की कोरोना जो महामारी है इससे पूरी तरीके से वो बचा लेगा। तो निश्चित रूप से एक क्षमता, एक परसेंटेज को कम कर देता है। मान लो 100% चांसेस हो सकता है 90% चांसेस रह जाए, 95% चांसेस जो है वो कम हो जाए, 5% रह जाए। लेकिन फिर भी इस प्रकार के केसेस आते हैं जहां मास्क और प्रोटेक्शन करने के बावजूद जो है संक्रमण बढ़ता है। दूसरा, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन होने के बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना संक्रमण नहीं होगा। विशेषज्ञ भी इस बात को मान चुके हैं। हाँ, एंटीबॉडीज जरूर डेवलप होने की बात है, वो भी 15 से 20 दिन बाद जो है डेवलप होती हैं। तो निश्चित रूप से एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोरोना संक्रमण होता है तो ये कहा जा रहा है कि वो जानलेवा नहीं होगा, यानी कि कम इफेक्टिव रहेगा और जो जिस तरीके से लंग्स को डैमेज करता है वो कम करेगा। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करा लेना चाहिए, क्योंकि जानलेवा जिस तरीके से घातक रूप इसका सामने आ रहा है, वैक्सीनेशन किए हुए लोगों पर कम घातक जो रूप से है इसका स्ट्रेन सामने आ रहा है। दूसरा, अब नए नए स्ट्रेन जो है इसके म्यूटेंट्स जो चेंज हो रहे हैं, और अब एक आंध्र प्रदेश का एक नया स्ट्रेन बताया जा रहा है और उसको इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, घातक है, और इस प्रकार की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मीडिया के अंदर आई हैं। लेकिन स्ट्रेन देखिए, इसका अलग अलग स्ट्रेन जो है जब लोगों के अंदर जाएगा, करोड़ों लोग भारत के अंदर रह रहे हैं, अलग अलग लोगों के अंदर जाएगा, उनके शरीर से जब ये बाहर निकलता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, तो उसके शरीर में आने के बाद उत्परिवर्तन, यानी कि जिसको कहते हैं म्यूटेंट्स, वो परिवर्तन हो जाता है इसके अंदर। तो अभी पता नहीं कितने किस प्रकार के म्यूटेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं इस कोरोना के। मेरी कई विशेषज्ञों के साथ में, चिकित्सकों के साथ में बातचीत हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों के शरीर में से होकर के ये निकल रहा है और पता नहीं कहां पर कितनी बार इसने म्यूटेंट कर लिया है। ऐसे में एक एक कोरोना वायरस, एक एक स्ट्रेन का एनालिसिस बारीक से किया जाए, तब जाकर के पता लगेगा कि इसमें अलग अलग तरह के ये म्यूटेंट हो चुके हैं। अब बेसिक तौर पर जो ज्यादा संक्रामक जो चीज निकल करके सामने आ रही है, तो वहां पर एक रिसर्च के आधार पर बताया जाता है कि साहब ये नया एक स्ट्रेन आ गया और उसके आधार पर जो है ज्यादा लोग इफेक्टेड हो रहे हैं या ये ज्यादा संक्रामक है, तो उसके आधार पर अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी अगले जो 15 दिन है ये ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने भी कहा है, राज्य सरकार भी लगातार कह रही है कि लोग कम से कम बाहर निकलें और अति आवश्यक होने पर ही सामान लेकर के आए। राज्य में कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। आज जो मंत्रियों का 5 मंत्रियों का समूह बनाया गया है, इसमें यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उनके साथ ही डॉक्टर बीडी कल्ला जो कि जलदाय मंत्री हैं, तीसरा डॉक्टर रघु शर्मा जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और डॉक्टर सुभाष गर्ग जो कि तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के राज्य मंत्री हैं। इन 5 मंत्रियों का समूह आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी ओर से सिफारिश देगा, सुझाव देगा, क्या राज्य के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए या किस रूप में हमें इसे अन्य नाम, पहले जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया था, अब इसको सख्ती सरकार करने जा रही है। ये बात तय है, नाम चाहे लॉकडाउन दिया जाए या कुछ और दिया जाए, उसको लेकर के आज सुझाव दिया जाएगा। फाइनल जो सुझाव बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा, उसको मुख्यमंत्री की ओर से उस पर अंतिम मोहर आज लगा दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आज सरकार जो है निर्णय ले सकती है, खासतौर पर ऐसे 8-9 जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमण राजस्थान में ज्यादा तेजी से पैर पसार रहा है, इनको लेकर के कुछ एक्शन लिया जा सकता है। कल एक और महत्वपूर्ण बात पर मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद सहमत हुई है कि शादी ब्याह पर रोक लगा दी जाए, यानी उन्हें स्थगित कर दिया जाए। अगर अति आवश्यक हो तो केवल कोर्ट मैरिज की अनुमति दी जाए। शादी ब्याह में जिस तरीके से भीड़ भाड़ होती है, लोग आते हैं जाते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, सामूहिक भोज होता है, उसके साथ ही लोगों का मिलना जुलना होता है, इसको सरकार बैन करने जा रही है, अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित करने जा रही है। ऐसा मंत्री समूह जो है और मंत्रिपरिषद के सभी साथी एकमत हुए हैं राजस्थान के। तो निश्चित रूप से कई राज्यों के अंदर इस प्रकार की जो रोक लगाने का निर्णय भी लिया जा चुका है। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, नो मास्क नो एंट्री अभियान सरकार ने पहले भी चलाया था, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया, और अब निश्चित रूप से सरकार ये चाह रही है कि लोग अपने घरों पर रहें, बाहर ना निकलें जब तक अति आवश्यक ना हो। इसके साथ ही सरकार ने एक व्यवस्था ये भी अब कर दी है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, चिकित्सा सचिव ने, कि जो कोरोना के संक्रमित रोगी आ रहे हैं लेकिन कम उनके अंदर जो संक्रमण की मात्रा है, लोड है वो कम है, यानी कि हल्के लक्षण उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं, उनको घर बैठे अब कोरोना की मेडिसिन का पूरा ट्रीटमेंट किट मिलेगा, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन की गोली 3 दिन के लिए उपलब्ध रहेगी, यानी कि प्रतिदिन 1 डोज। जी नीरज जी, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा आपको बीच में। यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तमाम राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के बारे में क्यों नहीं विचार किया जा रहा, या फिर हम
यूं कह सकते हैं कि तमाम, जैसे अभी आपने भी बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, उसके बाद में उसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कर दिया, नो मास्क नो एंट्री पहले चलाया गया, अब नो मास्क नो मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी सख्ती जितनी दिखनी चाहिए उतनी नहीं है। आज भी नीरज जी, आपको भी पता है और विवेक तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने, हमारे और राज्यों में भी बात होती है कि तमाम सख्तियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इधर उधर से गलियां ढूंढ के, इन नियमों में कमियां ढूंढ के, कमजोरियां ढूंढ के, या फिर जो लोग हैं वो स्पॉट कर लेते हैं। लोग स्पॉट कर रहे हैं, देखिए आप कि लोग स्पॉट कर लेते हैं कहां कहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कहां कहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है। वो उन जगहों को अवॉइड करके दूसरी जगहों से निकल जाते हैं, वैक्सीनेशन का बहाना करके सड़कों पर निकल जाते हैं, घर में बोर हो रहे हैं क्या करें इस बहाने से सड़क पर निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगा ही दिया जाता? क्योंकि अगर हम गौर करें नीरज जी, तमाम राज्यों से इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है जहां जहां पर भी सख्ती की गई है, और इस सख्ती को बहुत कह सकते हैं और भी ज्यादा सख्त तरीके से लागू किया गया है, तमाम उन राज्यों से केसेस की रफ्तार धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। तो क्यों नहीं संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा या लागू किया जा रहा? नीरज जी। उमंग जी, देखिए आपके प्रश्न के अंदर ही आपका उत्तर जो है वो उत्तर भी स्वतः ही छिपा है। आपने खुद ने ये बात कही कि लोग जो हैं वो गलियां निकाल लेते हैं, वो रास्ते ढूंढ लेते हैं कहाँ से हमें निकलना है। तो ये जो आदत है, इस आदत को सुधारना होगा। कई विदेशों के अंदर ऐसे घटनाएं सामने आई है जहां सरकार ने एक बार निर्देश दे दिए तो उसको लोगों ने फॉलो किया है, और उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना होती है, उनके अंदर ये भावना होती है कि हमारे समाज को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक कॉमन सेंस, सिविल सेंस जिसको कहा जाता है, सिविल सेंस होता है, और दूसरा वो जिम्मेदार नागरिक होते हैं अपने समाज के प्रति। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं इनको, कि जो नहीं चाहते कि अन्य जो लोग हैं वो इस तरीके से आराम से अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, तो वो लोग बाहर निकलते हैं, मखौल बनाते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं भी सामने आई, कई जगह मखौलबाजी की गई है। बाइकों पे लोग रातों को निकल रहे हैं और निकल करके और हो हल्ला करते हुए कॉलोनियों में भाग रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, कहीं शराब की बोतलें फोड़ी जा रही हैं। इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार अपील करी है, अभी कुछ ही दिन पहले फिर से कहा है कि जो हम जन अनुशासन पखवाड़ा लागू कर रहे हैं इसको स्वतः लॉकडाउन ही माना जाए, आप इसे लॉकडाउन की तरह ही बिहेव करें। ये लगातार सरकार कह रही है। केवल लॉकडाउन नाम देने से कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन के जो नियम हैं वो सारे नियम इसके अंदर लागू कर दिए गए हैं, और अनिवार्य जो सेवाएं हैं उनको तो चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को खाने को चाहिए। भूखे पेट आदमी रह नहीं सकता, तो दुकान खुलेगी तभी राशन खरीद के लाएगा घर में। तो निश्चित रूप से लोगों को अनाज भी चाहिए, तेल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, यदि उसको नहाना है तो, हाथ धोने हैं तो, उसको खाना है तो खाने का सामग्री भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, फल भी चाहिए, उसको साथ में अपने एक जो मूलभूत आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों को सरकार ने खुला रख रखा है। निर्माण जो है वो चालू है, इसके साथ ही भोजन की व्यवस्था जो है वो चालू है। तो सरकार ये चाह रही है आम लोग अब इस अनुशासन को समझें। लॉकडाउन के रूप में सख्ती लागू हुई है, वहां पर केसेस कम आने शुरू हो चुके हैं और रिकवरी रेट धीरे ही सही लेकिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तमाम जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं जिनकी कमी बहुत शुरुआत में आ रही थी, हालांकि अभी भी है, लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ने अपना, हम कह सकते हैं, विकराल रूप धारण किया, उस समय चिकित्सीय सुविधाओं की, भले ही वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, वैक्सीन हो, वेंटिलेटर्स हो या पर्याप्त संख्या में बेड का ना होना हो, इनकी एक भारी कमी देखी जा रही थी। लेकिन अब तमाम समाज सेवियों ने भी और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी अपनी अपनी तरफ से इन चीज़ों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है, या फिर सरकार के हम कह सकते हैं कि सरकार के खजाने में एक सहायता रूपी एक फंड डालना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं भी आ रही हैं पटरी पर। और शायद यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम जरूर हो रही है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन की अगर बात करें तो एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि जैसे विवेक तिवारी जी ने भी कहा कि दूसरी लहर और तीसरी लहर अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है, लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो पहली लहर को हमने कमजोर साबित कर दिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह रही संपूर्ण लॉकडाउन। किसी को भी उसमें यह नहीं था कि हम किसी के साथ जबरदस्ती करें या फिर किसी को हम बोले कि आप स्व संज्ञान पे आप ऐसा कर लें। वहां पे सरकार की तरफ से ये निर्देश थे कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मतलब नहीं निकलेंगे।
हर गली चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, हर गली चौराहों पर पुलिस प्रशासन तैनात था और शायद यही वजह थी कि इतने बड़े रूप में वो संक्रमण नहीं फैला। लेकिन दूसरी लहर जिसे कमजोर माना जा रहा था, वो कमजोर लहर इतनी बड़ी व्यापक हो गई और इसकी वजह रही सरकारों की उदासीनता। उन्होंने ये समझ लिया कि ठीक है, अब तो कोरोना चला गया हमारे देश से, और फिर शुरू हुआ चुनाव प्रचार, फिर शुरू हुए त्योहारों का मनाना, और फिर छूट पर छूट मिलती गई। और यही वजह रही कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी, जो कमजोर मानी जा रही थी, उसने इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। क्या लगता है नीरज जी आपको कि सिर्फ बोलने से नहीं, कि आप लॉकडाउन ही समझ लीजिए, समझ मत लीजिए, इसको लॉकडाउन ही मानिए और लॉकडाउन की तरह ही अब सरकारों को व्यवहार भी करना चाहिए? नीरज जी। उमंग, देखिए, न्यूज़ इंडिया और हम लोग जो हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े रहते हैं, मैं भी रहता हूं, हम लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो लगना चाहिए। आज से नहीं, काफ़ी पहले से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार हो, वो इस डिबेट को और खबरों को देखती भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले दिनों मीडिया पर एक दिन रात के समय आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर आने के बाद में ये कहा था कि जो लॉकडाउन है इसको राज्य की सरकारें अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से एक गाइडलाइन जो थी वो प्रधानमंत्री ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी, संकेत दे दिए थे कि मोदी जी जो हैं वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही। और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सलाहकार हैं, निश्चित रूप से जो आज जो स्थिति हो रही है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया होगा कि क्या स्थिति बन रही है, क्या हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं आई और लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री जी फिर से टीवी पे आएंगे और कुछ ना कुछ आम जनता से मन की बात कहेंगे और ऐसी बातें कहेंगे जिससे देश का कुछ भला हो। दूसरा, बात करें राज्य सरकारों का, कि राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब राज्य सरकारें जो हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगातार फॉलो करने का यहां काम कर रही हैं। जो दिशा निर्देश आए हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंतिम विकल्प के तौर पर ही लें, तो अंतिम विकल्प के तौर पर ही राज्य सरकारें भी इसको ले रही हैं। ऐसे में सरकार ने अभी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। कभी जन अनुशासन पखवाड़ा जो है, कभी जन अनुशासन से लेकर के आम जन को राहत देने की बात जो है वो कही जा रही है, कभी जो है दूसरा विकल्प निकाला जाता है। शब्दों का हेरफेर लगातार जो है वो अलग अलग राज्यों के अंदर किया जा रहा है और निश्चित रूप से कोशिश यही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपील अपनी तरफ से कर दी है कि इसको लॉकडाउन की तरह ही माना जाए, यानी कि है लॉकडाउन ही, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि लॉकडाउन शब्द जो है इसका असर पिछली बार जो कोरोना की महामारी के जो फर्स्ट फेज आया था उस वक्त लॉकडाउन शब्द का असर जो है वो देश की जनता ने देख भी लिया और अच्छे से भुगत भी लिया। कितने लोग पैदल चल करके, पलायन करके और अपने अपने राज्यों के अंदर गए थे। कोई व्यवस्था आज भी मुझे नहीं लगता उस प्रकार की व्यवस्था है कि उन मजदूरों को घर तक छोड़ने के लिए कोई साधन जो है, संसाधन जो है वो जाएंगे। उनके 2 वक्त की जो रोटी है उसकी व्यवस्था हो पाएगी। आज भी अगर लॉकडाउन लग गया, कंप्लीट लॉकडाउन, तो वैसे ही हालात फिर से इस देश के अंदर होंगे। ये आज इस देश का दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से सरकारों को मंथन करना चाहिए। यदि वो लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग पलायन कर सकते हैं, तो उन लोगों को पहले आगाह किया जाए, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनको जहां जाना है उनसे पूछा जाए। यदि आपको जाना है अपने घरों पर तो आप व्यवस्था करवा लीजिए, ताकि कल को आप फंस गए तो पिछली बार जैसी जो घटना है वो ना हो। निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को डेली तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में फीडबैक लेना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। राज्यों की स्थिति मालूम करनी चाहिए, कहां ऑक्सीजन की कमी है, कहां रेमडेसिविर की कमी है। ये यदि प्रधान सेवक नहीं करेगा ये काम और राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को डेली रिपोर्ट लेनी चाहिए। जैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री डेली बैठकर के कोविड की समीक्षा करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री को भी समीक्षा करनी चाहिए, साथ में केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को बैठाना चाहिए। ये सब होना चाहिए क्योंकि आम जनता की जान जा रही है और रोजाना जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी और आपने एक बहुत ही अच्छा एक शब्द का आपने उपयोग करा था, राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति ना सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से उसकी कमी देखी जा रही है, बल्कि तमाम राज्यों की सरकारों की तरफ से भी देखी जा रही है। विवेक जी, आपके पास भी आऊंगा, उससे पहले उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल,
कोविड संक्रमण की इस बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दो मजबूत विकल्प हमारे पास में है। एक तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन, सही तरीके से किया गया वैक्सीनेशन, और दूसरा संपूर्ण लॉकडाउन। और इस बारे में तमाम राज्य सरकारों के भी जो चिकित्सीय सलाहकार हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने अपने राज्य के प्रधान सेवक को ये सुझाव भी दे रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, आर्थिक स्थिति पर फर्क जरूर पड़ेगा और कई लोग हैं जो इसके पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति उससे खराब और बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी तर्क इसके बारे में यह दिया जाता है कि अगर जिंदा रहेंगे तो आर्थिक स्थिति बाद में भी ठीक कर लेंगे, जो कि हुई भी है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति नॉर्मल पर आ रही थी, लेकिन इस नॉर्मल के साथ में जो छूट दी गई, भले ही वो त्योहार मनाने में दी गई हो, भले ही चुनावी प्रचार में ली गई हो, इन सब के बावजूद इस कोरोना की जो रफ्तार है वो इतनी ज्यादा बड़ी कि आज संभाले नहीं संभल रही है। क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में हालात बदसे बदतर हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यही चीजें सामने आ रही है कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया, लोगों को जरूरी जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार और प्रशासन मिलकर पूरी तैयारी के साथ आज जो कोशिशें कर रहा है, वो अगर कुछ समय पहले करता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती। आज 2 लाख के पार जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं कोरोना के। हालांकि रिकवरी रेट काफी ठीक है उत्तराखंड का, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कोरोना पेशेंट है। और क्योंकि जिस तरह से हम लगातार स्थिति भी देख रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार हम अपने जो दर्शक हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड में फिलहाल राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है या बेड की कमी पाई जा रही है, तो वहां पर व्यवस्था उनको चाक चौबंद कराई जा रही है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की जा रही है कि वो हमारे राज्यों में थोड़ा सपोर्ट करें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपडेट, क्योंकि कल ही जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को कॉल करके पूछा, उन्होंने अपडेट लिया कि कोरोना पे फिलहाल राज्य में क्या स्थिति है, क्या कुछ अभी चल रहा है और किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि लगातार उत्तराखंड भी एक पर्यटक क्षेत्र है और ऐसे में क्योंकि व्यवसाय पर काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रोजगार जो है वो पहाड़ों से ही सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है। जो लोग पहाड़ में घूमने आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी हमारे पास जनता है जो डेली कमाती है और डेली खाती है, किसी के पास पहले से कोई बजट नहीं होता। तो इसको लेकर के तमाम व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो कोरोना के जो केसेस बढ़े, तो उसको लेकर के 10 मई तक के कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है कि अब प्रदेश में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। जो 4 जिले हैं उसमें 10 मई तक और कहीं पर 9 मई तक और कहीं पर मतलब कुछ समय पर छूट दी गई है, जो कि जो जिला अधिकारी हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे और अपने हिसाब से वो स्थिति पर निगरानी बनाएंगे और अपने हिसाब से ही वो डिसीजन लेंगे कि क्या यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया जाना है या नहीं। तो इस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही है। उमंग, लगातार राज्य सरकार प्रशासन के साथ मिलकर के तेजी से जो इंतजामात है वो कर रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों को जागरूक करना एक बड़ी चुनौती सरकार के पास है, क्योंकि अभी भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कोरोना को बहुत मामूली समझ रहे हैं। आप समझना होगा कि कोरोना एक महामारी है और इससे बचने के लिए हमें तमाम इंतजाम तो करने ही है, लेकिन साथ में अपनी जागरूकता को भी बढ़ाना है, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है, मास्क का उपयोग करना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही है और राज्य सरकार तत्पर है इस टाइम में। जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय जो सख्ती दिखाई जा रही है, इस समय जो तैयारियां की जा रही है, अगर ये थोड़े दिन पहले की जाती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लौटते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, विवेक तिवारी जी आपके पास आते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी हमारे साथ में कुछ देर पहले डॉक्टर सूरज प्रकाश भी जुड़े थे, राजस्थान से हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा भी जुड़े हुए, विशाल भी उत्तराखंड से लगातार बने हुए, और सभी का एक ही विचार यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कि हमारे देश के बड़े बड़े नामी चिकित्सक भी कह रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं, लॉकडाउन। और जैसा कि नीरज शर्मा जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम मुख्यमंत्रियों से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि लॉकडाउन को आप अंतिम विकल्प के रूप में देखिए। तो आखिर ऐसा क्या डर है? जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा, वो सबको समझ में आता है, लेकिन कई डॉक्टर ये भी कह चुके हैं, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी, जिंदा रहेंगे तो आर्थिक स्थिति बाद में अच्छी कर लेंगे, लेकिन इस समय जरूरी है जिंदा रहना। तो फिर क्यों नहीं केंद्र सरकार की तरफ से ही चलिए पहल कर दी जाए। तमाम जो राज्य है वो कह रहे हैं कि हम तो केंद्र सरकार अगर कहेगी तो ही हम लगाएंगे, या फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लगा देती, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ही पहल कर देती है? विवेक जी। देखिए मंगी, ये निर्णय संपूर्ण लॉकडाउन का केंद्र सरकार को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते ही जो राज्य हैं वो उनकी निर्भरता केंद्र पर बहुत ज्यादा हो जाएगी जी। कि सारे संसाधन केंद्र सरकार से आते हैं
और केंद्र सरकार पर भी इसका भार पड़ेगा। तो शायद नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को मंथन कर रही हो या सोच रही हो कि कैसे क्या किया जाए। जहां तक संपूर्ण लॉकडाउन की बात है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया, इसको आंशिक कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। यानी नाम से ही सरकार ये जाहिर कर देना चाहती है कि हम बहुत कोई सख्ती करने नहीं जा रहे हैं, आप तो स्वतः घरों में रहिए, घरों से मत निकलिए। तो जो लॉकडाउन लगाने की मंशा है राज्यों के स्तर पर, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली नहीं है। शायद वो अभी भी केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, और केंद्र सरकार जब इसका फैसला लेगी तो ही सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी, और फिर वो व्यवस्थाओं को, संसाधनों को राज्य सरकारों को एलोकेट करेगी। पिछली बार अगर हम देखें तो फ्लाइट बंद कर दी गई थी, ट्रेन बंद कर दी गई थी, अंतर्राज्यीय परिवहन बंद कर दिया गया था। तो ये सारे फैसले तो केंद्र सरकार को लेने पड़ेंगे। अभी तक केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन कल एक संकेत जरूर मिला उमंग। कल मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक से, और उसमें यह तय किया गया है कि 80 करोड़ लोगों को वो मुफ्त खाद्यान्न देने जा रहे हैं। ये एक बड़ा फैसला है, और ऐसा लगता है कि सरकार के मन में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ वो विचार मंथन कर रही है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का मतलब ये है कि उनके घरों में वो खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो कैश अमाउंट डाला जाता है वो भी डालने की तैयारी चल रही है। तो कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन जैसी कोई निर्णय राज्य सरकार स्वतः लेने की स्थिति में नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन करके इस तरह से लॉकडाउन को किया जा रहा है। लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो कल जो हमारे पास आंकड़े आए थे वो भी काफी ज्यादा थे, 4 लाख के ऊपर वो आंकड़ा पहुंच गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन प्रदेशों में किया जा रहा है उसका कोई बहुत बड़ा असर देखने को मिल नहीं रहा है। तो एक बड़ा निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा अगर इस चेन को तोड़ना है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन का अभियान भी चल रहा है। लॉकडाउन लगाने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा। कई सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो गांव-गांव में जाकर के टेस्टिंग का काम कर रही है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ इस मोर्चे पर की जा रही हैं, उस पर कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। संभवतः इस बारे में भी सरकार जरूर सोच रही होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस धीमा जरूर है या थोड़ा बहुत स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसको हमको चालू रखना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बड़े मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और लोग भी 18 से 44 साल के बीच में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारी, वो बाहर निकलेगी वैक्सीन लगाने के लिए। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर जरूर थोड़ा कंफ्यूज है और निर्णय नहीं ले पा रही है। दूसरी तरफ अगर इस वायरस की, बहरूपीय वायरस की बात करें तो हर दिन अपना कोई नया रूप ले लेता है। हैदराबाद से भी 2 दिन पहले खबर आई कि वहां पर शेरों को चिड़ियाघर में कोरोना हो गया, तो जाहिर बात है कि मानव से गया होगा। तो ये एक नई परेशानी भी खड़ी हो रही है। अगर जानवरों में भी मनुष्यों के जरिए हो रहा है तो जानवरों से फिर दूसरे मनुष्यों तक भी जा सकता है। तो जो स्प्रेड है इसका ये काफी तेजी से होगा। तो बहुत सारी चिंताएं सरकार के मन में है, और इसका कोई संपूर्ण हल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही रास्ता है, उसका ये है कि वो वैक्सीनेशन बड़ी से बड़ी संख्या में किया जाए, और वैक्सीन सरकार के पास इतनी है नहीं कि बड़ी आबादी को हम वैक्सीन जल्द से जल्द लगा दें। इसके लिए भी एक लंबा प्रोसेस है, काफी समय लगेगा, धीरे धीरे ये सब चीजें हो पाएंगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए जिससे राहत मिल जाए। तो दूसरी तरफ सरकार इसमें फंस गई है कि लोगों को जल्दी से जल्दी इलाज मिल जाए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन पहुंचाया जाए, दवाओं की कमी ना हो, बेड की कमी ना हो। तो कई मोर्चों पर सरकार फंसी हुई है, और शायद इसीलिए लॉकडाउन का जो एक बड़ा फैसला है वो सरकार नहीं ले पा रही है। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन इन सब के बीच में हमारे तमाम राज्यों की हाई कोर्ट संज्ञान ले रही है, और उसके बाद में जब से हाई कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू किया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। जिस प्रकार से हमने पहले भी बात करी है कि देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के अनुसार तीसरी लहर का आना बिल्कुल तय है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से सवाल किया है कि ये तीसरी लहर अगर आ जाएगी तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या कुछ उपाय हैं, क्योंकि अभी तक हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में अगर बात करें तो 1 या 2% तक ही जो छोटे बच्चे हैं या फिर 18 साल से नीचे के जो लोग हैं उनमें अभी ये संक्रमण इतना नहीं है जितना और दूसरे एज ग्रुप के लोगों में है। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर सरकार से ये सवाल है कि अगर ये तीसरी लहर आती है या बच्चों में अगर ये संक्रमण फैलने लग जाता है तब आपकी क्या कुछ तैयारी है। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कुछ लापरवाही तो जरूर बरती गई और अभी भी उसे ध्यान से नहीं देखा जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों को, भले ही केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें अपना अपना एक, हम कह सकते हैं कि आगे हम क्या कुछ कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं,
इसको लेकर एक मसौदा जनता के सामने भी रखना चाहिए, ताकि जनता को भी यह विश्वास हो कि अगर ये चीजें बिगड़ती हैं या फिर अभी हमारी जो सरकार है जिसे हमने ही चुना है वो हमारी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही है। विवेक जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सरकारों को अपनी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी जनता के बीच में उनको समझाने के लिए नहीं आए। एक बार जरूर उन्होंने लोगों को संबोधित किया था और ये कहा था कि आखिरी विकल्प है, लेकिन वो राज्य सरकारों से बात करने के बाद की बात थी। सीधे जनता से रूबरू नहीं हुए हैं। जनता को इस विशेष मामले पर एक एक्सक्लूसिवली कोरोना के ऊपर उन्होंने संबोधित नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार योगी आदित्यनाथ भी पब्लिक के सामने नहीं है। हालांकि वो बीमार थे, अभी 2-3 दिन पहले उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता को कॉन्फिडेंस में सीधे लेने के लिए कोई वक्तव्य, कोई संबोधन नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार भी थोड़ा बचना चाह रही है जनता को फेस करने में, क्योंकि बहुत सा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ी नाराजगी है। सरकार ये चाहती है कि स्थितियों को संभाल लिया जाए, इसके बाद कुछ कम्युनिकेट किया जाए। तो ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से भी लोग कंफ्यूज हैं कि सरकार आखिर क्या कर रही है और सरकार सीधे जनता से आकर के बात क्यों नहीं करती। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप है वो भी सरकार के प्रति जनता का जो हम कह सकते हैं जो विश्वास था, भले ही वो केंद्र सरकार के ऊपर हो या राज्य सरकार के ऊपर, थोड़ा सा डिगता हुआ नजर आ रहा है। नीरज जी, आपका रुख कर लेते हैं। राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी विवेक जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कोरोना की इस दूसरी लहर का जो प्रकोप है उसे लेकर अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं। क्या आपको नहीं लगता नीरज जी, न सिर्फ केंद्र सरकार के मन में अब ये ग्लानि आ चुकी हो और जो तमाम राज्य सरकारें जिन जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, भले ही वो विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उसे लेकर जनता में काफी आक्रोश है, क्योंकि जनता ने साफ देखा है कि तमाम हर पार्टी का नेता, भले ही वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, जहां जहां पर भी चुनाव थे सब ने बढ़ चढ़कर इन चुनावी प्रचार सभाओं में, चुनावी यात्राओं में हिस्सा लिया। और जनता साफ देख रही थी, जब देश में केस लगातार बढ़ते जा रहे थे तब इन रैलियों में नंबर्स बढ़ते जा रहे थे, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में अब तमाम राज्य सरकारों के मुखियाओं को, प्रधानमंत्री तक को हम ये साफ तौर पर बोल सकते हैं कि अब उनके मन में ये ग्लानि हो कि हम कैसे इस जनता का सामना करें। नीरज जी। उमंग, ये आप इस मुद्दे को बहुत बेहतरी से उठा रहे हैं और लगातार हम भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आप शुरू से कहते रहे थे कि जिस प्रकार से देश में चुनाव के माहौल के बीच में निर्वाचन आयोग अनुमति दे रहा है और इसके साथ ही जो रैलियां, सभाएं हो रही हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है, ये कोरोना को बढ़ा सकता है। और हमने भी यही बात की थी कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं राज्यों के अंदर भी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहूँगा, जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे लीडर्स जो हैं वो जाकर के रैलियां, सभाएं करते हैं। निर्वाचन आयोग खुली अनुमति देता है और उसकी आड़ में तमाम जो राज्य हैं वहां पर भी अनुमति निर्वाचन आयोग की ओर से दी जाती है। मद्रास हाईकोर्ट को निर्वाचन आयोग को फटकारना पड़ता है कि क्यों ना इस निर्वाचन आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और बेशर्माई देखिए, निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके कहता है कि हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो बात कही है और मौखिक रूप से टिप्पणी की गई है, इसको हटाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से फिर उसको लताड़ लगती है कि इसको हम हटा नहीं सकते हैं, न्यायालय तो अपना काम करेंगे, अपनी टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि लोगों की जान बचानी है। और उसके बाद में निर्वाचन आयोग से ही उल्टा कहा जाता है न्यायालय की ओर से कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या मार्केट में क्या माहौल होगा, लोग विजय जुलूस निकालेंगे, इसके लिए आप शपथ पत्र दीजिए। जब इस प्रकार की घटना निर्वाचन आयोग के साथ हो जाए, निश्चित रूप से बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा था? जो ऐसी घटना देश भर के अंदर हुई, तमाम राज्यों के अंदर जहां जहां उपचुनाव थे वहां पर भी रैलियां हुई। मैं इसमें दोनों दलों की गलती मानता हूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इसके अलावा अन्य जो दल हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने इस रैली के अंदर, सभाओं के अंदर उनके लीडर्स क्यों पहुंचे और क्यों उन्होंने इस प्रकार के आयोजन किए। लेकिन बड़ी गलती किसकी है? जिसने अनुमति दी। क्या मजबूरी थी कोरोना काल के अंदर चुनाव कराने की? जी बिल्कुल। और चुनाव की अनुमति देने के बाद क्या ऐसी मजबूरी थी कि खुले सांडों की तरह जो कार्यकर्ता हैं इनको छोड़ दिया गया बाजार के अंदर कि आप जाइए और बिना मास्क के जाइए और लोगों के बीच में हाथ मिलाइए उनसे और उनको संक्रमित कीजिए? तो निश्चित रूप से एक बड़ी महामारी जो है ये फैलाई गई है। और ऐसे लोग जो कि
राजनेताओं के रूप में, कार्यकर्ताओं के रूप में घूम रहे थे, क्योंकि उनके आकाओं ने उनको निर्देश दे रखे थे कि वोट पाना है, सत्ता में आना है तो हमें जाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इसने एक बड़ी महामारी का रूप लिया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मीडिया जो है, मीडिया लगातार अपना दायित्व निभा रहा है और लगातार इन जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन जो सरकारें हैं जो जनता की रहनुमाई से बनी हैं, उन सरकारों को सोचना चाहिए कि आखिर उन्होंने इसके लिए अब तक क्या एक्शन उठाया है। लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो भी इस पर मौन साध रखा है। निश्चित रूप से ये ठीक उसी तरीके से है जब बिल्ली सामने आ जाती है और कबूतर आंखें मूंद लेता है, यानी कि सब कुछ देखने के बाद भी अपनी आंखें मूंद लेना। इस प्रकार की घटनाएं जो है इनको जनता देख रही है और आम जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उमंग जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इसका पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर तो है ही, एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बिल्कुल है और ये सवाल उठना भी चाहिए और हम लगातार उठा भी रहे हैं। लेकिन वहीं राज्य सरकारों के ऊपर भी जिम्मेदारी, ठीक है केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन राज्यों की भी है। उदाहरण अगर हम दें कि तमाम राज्यों में कोविड गाइडलाइन जारी की गई दूसरी लहर को देखते हुए, बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी इन्हीं राजनेताओं का सामाजिक समारोह में जाना जारी रहा। तमाम उद्घाटन हुए, तमाम चीजें हुई, उसके बाद भी भले ही वो कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, कोई सा भी राज्य हो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो हुई हैं। अभी कल का ही हम उदाहरण देख ले, कल का या उससे एक दिन पहले का, फिर से बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं। और क्योंकि सीधी सी बात है, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता अगर जनता के बीच में पहुंचेगा तो भीड़ तो होगी ही सही। तो वही राजस्थान की बात करें, एक बहुत जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति के बेटे की शादी में राजस्थान सरकार के लोग पहुंचते हैं और बेशर्माई की हद देखिए, एक रसीद कटवा लेते हैं और बाद में बोल देते हैं कि ठीक है हमसे गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे। और कुछ नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उस गलती को माना भी नहीं है। खैर, इस पर बात नहीं करते। हमारे साथ में डॉक्टर विमल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी का मुकाबला पूरा देश कर रहा है, तमाम सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। हमारे चिकित्सीय जगत के जो लोग हैं, जो असली हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, रात दिन वो एक कर रहे हैं ताकि कोरोना से जूझते हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति दिला सके। लेकिन डॉक्टर साहब, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है तो वो क्या करें, वो घर में ही है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर संक्रमण तो है लेकिन उन्हें पता ही नहीं पड़ता, और जब पता पड़ता है तब तक कई केसेस में ऐसा देखा गया है बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो डॉक्टर साहब, दो प्रमुख सवाल आपसे हैं। एक, जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो अगर होम आइसोलेट है तब वो किन किन सावधानियों को बरते, किन दवाओं का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि रेमडेसिविर और कई दवाइयां मार्केट में उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में घर पर होम आइसोलेशन में जो मरीज है वो क्या करें। दूसरा, जो आम आदमी है वो इस महामारी की चपेट में ना आए, मास्क, सैनिटाइजर का तो वो उपयोग कर ही रहा है, क्या उन्हें भी किन्हीं दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से होने वाले संक्रमण से बच सके। डॉक्टर साहब। ये सर, ये सभी अब जान गए हैं, सारे हम लोग सब जितनी भी जनता है, ये हमारे 130 करोड़ की आबादी और जितने भी हमारे नेता हैं, अभिनेता हैं, सब लोग जान गए हैं कि ये महामारी है जी। और इस महामारी ऐसी है कि ये लाइलाज है, इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। जो भी हमारे जो विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बीमारी की ये है, जैसे कि सब बताते हैं, डॉक्टर गुलेरिया जो भी टीवी पे आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई इलाज तो है ही नहीं। अब हम जो भी कर रहे हैं प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स में सबसे बड़ा ये है कि भाई हम मास्क का, चाहे घर में अगर जिसका हो तो घर में भी मास्क लगाएं, जो कोई बाहर के बंदे को किसी को ना आने दें, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और तीसरा ये है कि जो भी सैनिटाइजर है उसका यूज करें, और जितना अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया, सबने बताया कि ये एयरबॉर्न डिजीज हो गई है। लेकिन मैंने पीछे कुछ दिनों में ये देखा है कि लोग अभी भी जो है बहुत लापरवाह हैं, टीवी में भी देखते हैं, लोग मास्क नहीं पहनते, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और आप जैसे बता रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी है, देखिए 130 करोड़ की आबादी है, अब इस टाइम में हर बंदे को हाथ मिलाना चाहिए, चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर सबको और जनता को सबको हाथ मिलाना चाहिए।
बल्कि बाहर से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर हो, जितने भी हॉस्पिटल बने, इस क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। ये कुछ दिन की बात है, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। लेकिन इसमें हर एक इंसान का यही है कि कोऑपरेट करें। जहाँ तक आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड दवाइयां, जब भी हम देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड दवाइयों में भाई बुखार हो तो आप पैरासीटामोल ले लो, ऑक्सीजन सैचुरेशन आइवरमेक्टिन ले लो, या आप रेमडेसिविर ले लो, या फिर आप ये कर लो, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है, ये हम प्रोफाइलैक्टिक डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं, तो वो भी रामबाण है। इसमें क्या है कि ये सिस्टेमिक चेंजेस होती हैं, इसमें सर्च जिसको कहते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होती हैं, जो लंग पे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जैसे आप योगा या प्राणायाम और ये जो भी जितनी भी हैं, उल्टा लेट के इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी सैचुरेशन कभी भी ड्रॉप ना हो, 95, 96 से कभी भी कम ना हो। अगर आपको 93 से कम हो रही है तो आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा जी। सबसे बड़ी बात सर इसकी ये है कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिम्टम्स हैं इसमें। कभी कोई ये नहीं है कि अभी कोई कहे कि मेरे को बुखार हो गया या बुखार नहीं हुआ। यंग जनरेशन है, उनको सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं होते, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इम्यूनिटी ज्यादा होती है। बूढ़े जो लोग हैं, जिनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड की प्रॉब्लम भी है, उनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये ना सोचें, यंग लोग ये ना सोचें कि भाई हमें कोई सिम्टम नहीं होंगे। इसकी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी डायरिया के साथ हो जाएगा, कभी बुखार के साथ हो जाएगा, कभी जुकाम के साथ हो जाएगा, कभी खांसी के साथ हो जाएगा, कभी किसी और चीज के साथ हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं, इनको रखना है कि भाई ये कोई कहे कि भी मेरे को जो है वो सिम्टम्स नहीं होंगे, या मेरे को माइल्ड सिम्टम्स होंगे मेरे को। तो ये धारणा जो बना रखी है लोगों ने, और ये मेरे को अच्छा सबसे ज्यादा हम लोगों में बात करें, कई बार हम भी जब हॉस्पिटल में जाते हैं, कई एम्प्लॉय जो है वो मास्क नहीं लगाते, कहते हैं नहीं मुझे तो कोविड हो गया, मुझे अब नहीं होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोविड हो गया, हो सकता है आप में एंटीबॉडी बन गई हो, एंटीबॉडी बनने के बाद में भी वैक्सीन लगने के बाद में भी कोई गारंटी तो है नहीं आपकी कि भी आपको वैक्सीन लगने के बाद में भी हो जाएगा। उसमें भी इम्यूनिटी बनने में देर लगती है जी। इम्यूनिटी बनने में 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे। हाँ, ऑब्वियसली जब आपकी वैक्सीन लग जाती है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितनी भी हो सके वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के बाद में भी ये मत सोचें कि मेरे को कोविड नहीं होगा। ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं उनको हो गया, लेकिन उनको जो सिम्टम्स हैं वो इतने नहीं होंगे। सबसे बड़ी जानलेवा चीज इसमें ये है कि सर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कम हो जाती है जी। और अगर वो 93 से सैचुरेशन कम होती है तो एकदम आप उल्टा लेट जाएं और उल्टे लेके सांस लें, ये बहुत जरूरी है जी, है ना। तो उससे ये होगा कि आपकी सैचुरेशन बढ़ेगी, और जो योगा के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करें। हाँ, अगर 93 या 90 से कम होती है फिर आपको अग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसमें आपको डेक्सोना वगैरह ये ट्रीटमेंट, और ये जो ट्रीटमेंट जिंक है, आपको विटामिन सी है, आइवरमेक्टिन है, आपकी एजिथ्रॉल है या डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब प्रोफाइलेक्टिक है ना। लेकिन ये आपको, अगर आपको ये कोविड हो गया है तो कोविड में अगर आपको 2-3 दिन, 4-5 दिन के बाद में अगर ये है तो आपको ये दवाई प्रोफाइलेक्टिक भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कोई नुकसानदायक तो नहीं है जी, है ना। अगर आपको लगता है कि सैचुरेशन और कम हो रही है तो आप यहाँ पे कई साइट्स हैं, उनमें देखिए कि कहाँ पर है जी। बिल्कुल डॉक्टर विमल, माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता है। उसके बाद भी आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक तिवारी जी, नीरज शर्मा जी, विशाल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना का ये संक्रमण लगातार फैल रहा है, तमाम राज्य सरकारों के जो चिकित्सीय सलाहकार हैं, केंद्र सरकार के जो चिकित्सीय सलाहकार हैं, वो कह चुके हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन इसका एकमात्र विकल्प है। लेकिन उसके बाद भी अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस अंतिम विकल्प पर कब विचार किया जाएगा या फिर कब इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।